डियर स्टूडेंट, आज हम निजी कंपनी के लाभ एवं दोषों की व्याख्या करेंगे। निजी कंपनी कंपनी संगठन का एक ऐसा भाग है जो कुछ विशेष प्रतिबंधों के अंतर्गत कंपनी के अंतर्गत तो पंजीकृत होता है, पर वह अपने अंशों को जनता में निगमित नहीं कर सकता है, ऋण पत्रों को जनता में निगमित नहीं कर सकता है। उसकी पूंजी भी 2 लाख रुपए के आसपास होती है और उसका प्रबंध संचालक एक ही व्यक्ति के पास रहता है, वही उसके सारे अंशों को खरीदता है। ऐसा प्रबंध संचालन एक निजी कंपनी के अंतर्गत आता है। तो आज हम निजी कंपनी के होने से होने वाले लाभों की एवं दोषों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले निजी कंपनी के कौन कौन से लाभ हैं उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले साझेदारी तथा कंपनी के लाभों की प्राप्ति। एक निजी कंपनी को साझेदारी तथा कंपनी के लाभों की प्राप्ति इस प्रकार होती है। कोई भी निजी कंपनी, जैसे साझेदारी फर्म होती है, तो साझेदारी फर्म में 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं जो साझेदारी फर्म को चलाते हैं। लेकिन कंपनी में 2 व्यक्ति मिलकर एक कंपनी को चला सकते हैं और साझेदारी से होने वाले लाभों को भी प्राप्त कर सकते हैं और कंपनी के जो भी लाभ हैं उनकी भी प्राप्ति होती है। तो और एक पृथक संगठन होता है, उसका दायित्व सीमित होता है। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि एक अगर निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके लाभ की प्राप्ति अगर हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हम साझेदारी से जो हमें लाभ प्राप्त है उनका भी हम फ़ायदा उठा लेते हैं और निजी कंपनी से हमें जो भी लाभ हो रहे हैं उनका भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो निजी कंपनी से हमें ये लाभ है। स्थायी अस्तित्व। एक कंपनी का समाविलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जब उसका समाविलन किया जाता है तब कंपनी अस्तित्व में आती है और उसे कोई भी परमाणु बम, कोई भी हाइड्रोजन बम इसे नष्ट नहीं कर सकता है, जबकि विधान के द्वारा इस कंपनी का समापन नहीं किया जाए। तो चिरस्थायी अस्तित्व होता है, इसलिए ये कहा जाता है कंपनी का चिरस्थायी अस्तित्व होता है, जो एक बार समाविलित होने के बाद हमेशा चलती रहती है जब तक कि कानून के द्वारा उसका समापन न कर दिए। तो कंपनी का निर्गमन कानून के द्वारा होता है और समापन कानून के द्वारा, तब तक वह स्थायी अस्तित्व बनी रहती है। दूसरा ये कह सकते हैं पृथक अस्तित्व। तो पृथक अस्तित्व का मतलब ये है कंपनी में जो उसके मालिक होते हैं, जो उसे चलाने वाले होते हैं, तो उनके कंपनी के जो चलाने वाले होते हैं उसका दायित्व, जैसे साझेदारी फर्म में साझेदार होते हैं, तो जो भी साझेदार होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। जबकि यदि कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत करा रहे हैं तो उनका दायित्व सीमित होता है, यानी कंपनी को अलग रखा गया है और कंपनी को चलाने वाले यानी इसके मालिक को अलग रखा। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कंपनी का जो अस्तित्व होता है उसके जो मालिक होते हैं, जो उसके डायरेक्टर होते हैं, जो उसके चलाने वाले होते हैं, उनसे पृथक होते हैं। इसीलिए इसका पृथक अस्तित्व होता है। इससे ये फायदा होता है कभी हानि होती है तो कंपनी उस हानि को वहन करेगा, उसका मालिक वहन नहीं करेगा। वैधानिक छूट की प्राप्ति। सार्वजनिक कंपनी में बहुत सारी नियमों को, वैधानिक अनिवार्यताओं को हमें पूरा करना होता है, लेकिन अगर हम निजी कंपनी का समाविलन करते हैं, हमारे पास निजी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उस निजी कंपनी को उन सार्वजनिक कंपनी की वैधानिक अनिवार्यताओं से छूट प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं एक सार्वजनिक कंपनी को, एक निजी कंपनी को वैधानिक अनिवार्यता से छूट प्राप्त। सीमित दायित्व। कम साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अगर कोई हानि होगी तो उन्हें अपनी उस हानि की पूर्ति
उन्हें अपने घर से पूर्ति करना पड़ेगी, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेच कर उस हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी है तो उसका दायित्व तो उसके मालिक है जो उसने उसके शेयर लिए, उसका दायित्व सीमित होगा, उसे व्यक्तिगत संपत्ति से हानि की पूर्ति नहीं करना पड़ेगी। जो भी हानि है वो कंपनी में है। कुशल प्रबंध, एक साझेदारी का प्रबंध कुशल नहीं होता है, उसमें साझेदारों के द्वारा जो भी प्रबंध किया जाता है वो होता है। लेकिन एक निजी कंपनी का प्रबंध कुशल प्रबंध के अंतर्गत आती है, क्योंकि इससे बहुत सारी वैधानिक आवश्यकताओं की, मतलब निजी कंपनी की अनिवार्यताओं की, बहुत सारी मीटिंग की, इन सभी चीज़ों की अनिवार्यता होती है। तो एक कंपनी का प्रबंध कुशल प्रबंध माना गया है। साझेदारी की अपेक्षा कुशल प्रबंध के अंतर्गत कंपनी आती है। अगर कोई निजी कंपनी है या कोई भी कंपनी है तो ऋण लेने में सुविधा, साझेदारी फर्म को ऋण लेने बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी जो कंपनी है, कोई कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, तो ऋण लेने में आसानी होती है, तो आसानी से ऋण मिल जाता है। तो एक कंपनी को बैंक से जब अगर ऋण की आवश्यकता पड़ती है, उसे और इंफ्रास्ट्रक्चर या और पूंजी या और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो उसे आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि निजी कंपनी को ऋण लेने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं इसके दोषों की। जब हम इसके दोषों की बात करेंगे तो सीमांत सदस्य संख्या, एक साझेदारी फर्म में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम शायद 50 रखे गए हैं। लेकिन यदि हम निजी कंपनी की बात करेंगे तो कम से कम 2 कंपनी के जो मालिक हैं वो 2 रहेंगे और अधिकतम इनकी संख्या, कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति और सदस्यों की संख्या 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। और इसमें वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर ऐसा कहा गया है। तो इसमें एक कंपनी में सीमांत सदस्य संख्या होती है। लेकिन यदि हम सार्वजनिक कंपनी की बात करेंगे तो सार्वजनिक कंपनी में असीमित सदस्यों की संख्या होती है। यहाँ पे कितने भी, एक अगर सार्वजनिक कंपनी है तो कितने भी सदस्य हो सकते हैं, तो ज़्यादा सदस्य हो सकते हैं, तो वो कंपनी के संचालन में पूंजी के इन्वेस्टर भी ज़्यादा होते हैं और उसे आसानी से। लेकिन निजी कंपनी में यह सदस्यों की संख्या सीमित पाई। स्थापना में कठिनाई, एक कोई कंपनी है, कंपनी की स्थापना में बहुत सारी वैधानिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। कंपनी के पहले कंपनी के नाम का सिलेक्शन करना, पात्रता नियम, पात्रता नियम, रजिस्ट्रार के बाद इन सभी चीज़ों के लिए जो वैधानिक घोषणाएँ हैं वो सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सारी उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम साझेदारी फर्म बना रहे हैं तो साझेदारी फर्म बनाने में इतनी सारी वैधानिक आवश्यकता होती नहीं हो सकती है, उसका पंजीकरण कराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि निजी कंपनी है तो इसका पंजीकरण भी कराना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि इसकी स्थापना का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कठिन है। बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी को आप स्थापित नहीं कर सकते। साझेदारी फर्म बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा सकती है, तो स्थापना में थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके कंपनी का सम्मिलन किया जाता है। गोपनीयता का अभाव, एक एकाकी व्यापार में उसमें ज़्यादा गोपनीयता बनी रहती है, साझेदारी में थोड़ी कम गोपनीयता रहती है। और सबसे ज़्यादा गोपनीयता का अभाव जो है कंपनी व्यापार में बना रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को विस्तृत करके बताई जाती है, बहुत सारी, तो उसकी व्याख्यान किया जाता है। अपने जो सीक्रेट्स हैं वो भी लोगों को पता चल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि कंपनी व्यापार में गोपनीयता का अभाव बना रहता है। वैधानिक प्रतिबंधों का होना, जब हम किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराते हैं तो उसकी पंजीकरण कराने से कंपनी के संबंध में बहुत सारी वैधानिक, वार्षिक रिपोर्ट भेजना, ऑडिट कराना, खातों की जांच कराना, ऐसे बहुत सारी इनकम टैक्स, सेल टैक्स और बहुत सारी वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं। और जिस हमारी सारी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब सभी जो भी हमारे प्रतिबंध है, जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बहुत सारी वैधानिक
प्रतिबंध रहते हैं, इन प्रतिबंधों को ध्यान में रखते सरकार के नियमों नियमावली को ध्यान में रखते अपने व्यापार का संचालन करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारी एक निजी कंपनी में बहुत सारे प्रतिबंधों को ध्यान में रखा जाता है, उन प्रतिबंधों को ध्यान में रख के हम व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार ये माना जा सकता है कि आज हमने आपको निजी कंपनी के लाभ और दोषों की व्याख्या की है। इसको आप 1-2 बार वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनको अपनी कॉपी में नोट करें अपने शब्दों में, जिस प्रकार से मैंने आपको पूरा पॉइंट आपको समझाया है, जैसे कि आसानी से आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप इसे तैयार करके अपने कॉपी में नोट आउट करें, जिसे याद करने में आपको आसानी हो। धन्यवाद।